परिवार मेरे साथ खड़ा था सर। और दिन में 10 बार संघर्ष या 100 बार संघर्ष करके आंसू पहुंचती और इधर पढ़ने बैठती, आंसू पहुंचती और इधर पढ़ने बैठ। और बच्चे कहते मम्मा चिंता मत करो, आपका जरूर होगा। एपी का जब रिजल्ट आया था, मैं रो रही थी, तो मेरी बेटी ने बोला आप चिंता मत करो, आपका जरूर होगा, आप मन से पढ़ाई करो, बस ये ठान ले कि हमारे नाम से हमारे माता पिता को पहचाना जाए, बस मैंने ये ठाना था। आप सभी साहित्य मर्मज्ञों का, सहृदय संवेद्य पाठक वर्ग का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सुबह से ही मैं साक्षात्कार ले रहा हूं और हर विद्यार्थी से जब मिलता हूं तो मुझे उसमें कुछ नवीनता लगती है। मुझे लगता है कि इसके जीवन की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन फिर किसी दूसरे शिक्षक से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि इसकी परिस्थितियां तो उससे भी बहुत ज्यादा दुर्धर्ष है। खैर, ये परिस्थितियों के लिए ये संवाद नहीं है, ये संवाद तो इसलिए है कि विषम संकटों के बीच किस प्रकार एक जाज्वल्यमान नक्षत्र बनकर के उभरा जा सकता है। आप सभी की करतल ध्वनि के सहयोग से मेरे साथ आज इस हॉट सीट पे बैठी है। इसका बड़ा स्वप्न था ये। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार में सम्मिलित हुई और साक्षात्कार की एक ऑफलाइन कार्यशाला, मैंने 7 दिवसीय कार्यशाला करी, उसमें इसने हिस्सेदारी की। मुझे उस वक्त भी इस पर बड़ा विश्वास था कि बहुत ही एक साहित्य अध्येत्री है, लगातार पढ़ती है और जीवन के हर संकटों को मुंह के मारती हुई आगे बढ़ती है। ऐसी होनहार विमला चितारा मेरे साथ साथियों आज हैं। विमला चितारा वस्तुतः जोधपुर से संबद्ध हैं। संप्रति राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सदारपुरा जो है उसमें L1 की लेवल फर्स्ट की यह अध्यापिका है और अब इसने सहायक आचार्य जो है भर्ती परीक्षा, उसमें तो इसने जो है साक्षात्कार तक प्रविष्टि हुई, लेकिन प्राध्यापक, हिंदी प्राध्यापक प्रथम श्रेणी जो है उसमें इसने बेड़ा पार किया। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये हिंदी में कुछ नया काम करेगी, हिंदी में कुछ नया जज्बे के साथ काम करेगी। और अब कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मैं समझ गया हूं कि अब की बार वैकेंसी जो सहायक आचार्य की सरकारी वैकेंसी यदि आती है, जो कि आने वाली है, खैर आएगी, कुछ संकट हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक नाम आप विमला का भी देखोगे, ऐसी मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आप विमला जो हैं उसको सुनने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले विमला का परिचय मैंने दे दिया है, जोधपुर से है। बाकी इसका परिवेश कैसा रहा वो संक्षेप में एक बार आप सभी विद्यार्थियों को बताएं। विमला। सबसे पहले सर का बहुत 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 हृदय से आभार, चरण स्पर्श, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ इनके संपर्क के बाद ही बनी हूँ। इसके पहले मैं कई और दौड़ में दौड़ रही थी। परिवेश की बात करें तो जन्म से जिस पहली से 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ शायद टीचर्स को पानी पिलाना और उनकी सलाद काटना हमारा काम था, और बस ये था कि हाँ मैं खेलती नहीं थी। उसके बाद घर से, जैसे माता पिता अनपढ़ थे पर उन्होंने रोका नहीं, माता पिता अनपढ़ थे पर उन्होंने रोका नहीं, ब्याज पे पैसे लाए पर मुझे पढ़ाया। 8th में शायद मुझे सप्लीमेंट्री आ गई थी। अब जानकर हैरान होंगे कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो जिन बच्चों के मैथ्स में सप्लीमेंट्री आती है उनके लिए बता रही हूँ कि मेरे मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई थी, तो मेरे पिताजी ने मेरे को स्कूल छुड़वा दी थी। उसके बाद टीचर घर लेने आ गए कि इस बच्चे को तो हमें दे दो वरना स्कूल ज्वाइन करवाओ। फिर पापा को ज्वाइन करवाना ही पड़ा और लास्ट दिसंबर में मुझे नवी में एडमिशन मिला। तो 12वीं तक ऐसे करके मैंने 12वीं पास की और मैंने 9th की टॉपर थी, 10th की टॉपर, 11th 12th सब में टॉपर रही। फिर दीदी BSTC कर रहे थे तो उनके साथ साथ मुझे झोंक दिया, तो मुझे ज़बरदस्ती स्कूटी पे बिठाया कि तुझे पेपर देना है, इसलिए कि ये भी दे रही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। पर बड़े ही खेद की बात है कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन पाई, शायद आप सब हंसेंगे इस बात पे, इसलिए कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता और हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी, और साइंस थी शिवांशी गेट, और वहाँ साइकिल चला के जाना है और पापा ने कहा कि पैसे मैं दे नहीं सकता, अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो मैंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स में कोई रुचि नहीं थी मेरी, ठीक है ले लिया। फिर गाड़ी पे बिठाया, STC कराई, वही हलचल कि दीदी दे रही है आपको STC करनी है, STC कर ली। पर एक बात सबसे अच्छी रही कि जब मेरे को करना है तो करना है। STC फर्स्ट ईयर में जब मैं डाइट पहले दिन गई, उसी रास्ते से गई जहाँ से 3rd ग्रेड की किताबें मिलती है। ये सभी बच्चों से कहना चाहूँगी मैं, और मेरा आज भी यही रूल है। और किताबें लाई और पहले दिन से मैंने पढ़ना कब चालू किया, BSTC फर्स्ट ईयर से। और फाइनल आते आते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद ही 12 की भर्ती में जोधपुर में फर्स्ट रैंक से क्लियर किया मैंने। पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अंतिम रूप से, क्योंकि मेरी STC पूरी नहीं थी। और वहाँ नाम बोलते गए और मैं और मेरे पापा बाहर बैठे मुस्कुराते गए, डरते थे कि जानते नहीं थे अंदर जाएंगे तो क्या पता पकड़ लेंगे कि पूरी नहीं है, और यहाँ आ गए।
फिर फाइनल में 13 का पेपर दिया। तब तक मेरी एसटीसी पूरी करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। शादी करने के बाद जीवन क्या, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। कहते हैं ना कि सितारा कब कुछ बन जाए पता नहीं चलता, तो मेरे को सब सितारा कहते थे, चितारा नहीं कहते थे स्कूल में, क्योंकि मैं टॉपर थी। और सिंसियर तो मेरा टैग था कि विमला कौन, के वो सिंसियर वाली। तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ी। फिर मैं मतलब जीवन में गृहस्थी में चली गई, क्योंकि मैं बचपना था तो मैं समझती नहीं थी। तो उसके बाद पापा मेरे को यहाँ लिया है। जब वो वापस 3rd ग्रेड की 13 में भर्ती आई, 13 में ही शादी हुई, 13 में ही भर्ती आई, 13 में पेपर दिया, 13 में पेपर दे के बैठ गई। 2.5 साल बाद रिजल्ट आया, 15 में मैंने 3rd ग्रेड के रूप में ज्वाइन किया। पर जब वो 13 की भर्ती के लिए मैंने तो जो 12 तैयारी साल की, से आप L1 में। L1 में 12 साल से कार्यरत हूँ। पर वो जो संघर्ष था मेरा, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था सर। 12 की भर्ती आपकी पहले की तैयारी ही काम आती है। 12 की तैयारी मेरे काम आई जिस समय मैं शादीशुदा नहीं थी। 13 की भर्ती में मेरी कोख में बच्चा पल रहा था, और मैं सेकंड सेकंड से उल्टियाँ करती, और मिनट मिनट से मेरे परिवार वाले बारी बारी से उनकी बारी लगती, और इधर सिंक था और इधर नाल, और वहाँ सोते पढ़ते मैं पढ़ाई करती, बस उठते बैठते। चलिए विमला जी, ये तो उसके बिल्कुल बाद 12th तक किया। उसके बाद मैं 3rd ग्रेड बन गई। मेरे पापा को मेरे पे बहुत गर्व हुआ। और उसके बाद मैंने शादी हो गई, तो सारी जिंदगी लगभग खत्म सी लगी। पर जैसे ही नौकरी लगी, 15 में रिजल्ट आया, मैं गांव में, ससुराल मेरा गांव था गढ़वाड़ा, उसको छोड़ छाड़ के मैं जोधपुर आ गई। क्योंकि वहाँ फिर मैं जोधपुर आने के बाद नई जिंदगी शुरू की। बीए किया प्राइवेट से। फिर बोला आरएस दो, तो पहले अटेम्प्ट पे आरएस प्री क्लियर हो गया, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और 18 की भर्ती में मैंने प्री क्लियर किया, मेंस दिया, इजीली दिया, मुझे कोई मतलब कि ठीक है मेरा तो हो सकता है। फिर 21 की भर्ती में बड़े डेडिकेशन के साथ मैंने आरएस दिया, और पूरे बैच की, उत्कर्ष बैच की टॉपर थी मैं। फिर भी मेरा हुआ नहीं। तब पता नहीं क्या हुआ मुझे, कि जब मुझे टॉप 100 में नहीं पर 500 में आती मुझे कंफर्म था, क्योंकि मुझे एज इट इज आंसर लिख के आई थी। तो उसका उसमें नहीं हुआ। तब किताबा कट्टा बांधा, कोई विडो राजपूत थी मेरे भाभी के कहने पे, और मैंने उनको गिफ्ट दे दी कि ये 20-25 हज़ार का सामान है, तू ले जा। मैंने रास्ता बदल दिया। उसी किताबें पैक की, और अगले ही दिन, मैं बैठने वाली नहीं थी, मेरे में जज्बा बहुत है। मैं 10 बार रोती, 10 बार उठती, और दिन में 10 बार संघर्ष या 100 बार संघर्ष करके आंसू पहुंचती और इधर पढ़ने बैठती, आंसू पहुंचती और इधर पढ़ने बैठती। ईश्वर की कृपा से मुझे इससे दर्द देने वाले जीवन में बहुत मिले, इसलिए मैं और मजबूत हुई। मैं उनकी ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे मजबूत किया और हर पाठशाला पल से किया। पाठशाला से कैसे जुड़ गई थी? फिर पाठशाला से यही तो कट्टा पैक किया। उसके बाद आई दिमाग में कि अब चलो हिंदी से प्रेम करते हैं और अपनी पुरानी दोस्ती को जहन में लाते हैं। मैं बहुत संवेदनशील हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर वो प्राणी जो संवेदनशील है व्यक्ति, उसे हिंदी लेनी चाहिए। हिंदी से प्रेम उसे होगा ही होगा, और मन में मेरे हिंदी के प्रति प्रेम था। फिर जनवरी 2023 को मैंने आपकी कोई क्लास देखी, या किसी ने मुझे बताया कि मैया सर है जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो मेरी पहली शुरुआत थी 2009 के बाद 2023 में मैंने आपसे संपर्क आप लोग किया। सुन रहे हैं ना, 2009 के बाद में 2023 में कितने साल हो गए? हाँ, 15 जो साल। है करीबन करीबन 14-15 साल। उस 14-15 साल बाद में फिर से हिंदी फिर सर की क्लास ली। फिर मेरे से बात हुई थी कभी? हाँ, तब आपके बात करने से ही फिर कैसे यार ऐसा ऐसा हो गया, कि बोला मैंने फोन किया कि नेट की क्लास होती है क्या। लक बाई चांस सर ने उसी साल चालू किया था नेट की हाँ, तैयारी। नेट क्या? हाँ, नेट का उसी समय किया। हाँ, कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं तो करूंगी, और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया। अरे वाह, बहुत और शुक्रिया। नो डाउट मैंने 70% या 60% कोर्स ही कवर किया था। फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने एपी का दिया। एपी का दिया, और एपी में पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि घर में कुछ काम होने की वजह से मुझे सिर्फ 25 दिन मिले तैयारी के, सिर्फ 25 दिन, और उसमें भी मैंने सिर्फ 4 नंबर से रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। जब बहुत बढ़िया। ये इसका साक्षी मैं हूँ, बिल्कुल सिर्फ कार्यशाला 25 में आई दिन थी। मुझे सीख दी गई मेरे भाई की शादी से 5 जून 25 दिन पहले, मुझे भेज दो, पर मुझे नहीं दिया गया। मैं घर आई, 25 दिन पढ़ा मैंने, और मैंने इतने मार्क्स लाए कि मेरा एपी में 4 नंबर से रह गया। मुझे खेद नहीं है, क्योंकि मैंने 70% या 60% कहूंगी मैं एपी का सिलेबस कवर किया, और फिर भी मैं 4 नंबर से रही। तो इसकी मुझे बहुत उत्साह और मतलब फिर गर्व है प्रथम मुझे। श्रेणी में आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? फिर प्रथम श्रेणी में मेरी जनवरी 2023 में ही बीएड चालू हुई, और 25 अप्रैल 2025 को ही मेरी बीएड पूरी हुई। और बीएड चालू करते ही वही नियम, जैसे ही मैंने जनवरी 2023 से बीएड चालू की, बाजार गई, सर की किताब लाई और चालू कर दिया। पर किताब बहुत कम पढ़ी मैंने, सारी ऑनलाइन क्लासेस से ही सब कुछ किया। फिर डेट बताना चाहूंगी, 25 अप्रैल 2025 को मेरी बीएड हुई, 23 जून 2025 को मैंने पेपर दिया, और 22 अगस्त 2025 को मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए, मुझे पता था कि मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा यदि जीके के पेपर को छोड़ देता। अच्छा विमला जी, एक बात बताओ कि ये जो 4 पार्ट है,
इन पार्ट को हम संक्षिप्त में हम कैसे तैयार करें, बहुत सटीक सटीक एक एक मिनट में आप बताएंगे। एक तो समस्या ये होती है कि नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, या नहीं, सीधा notes तो व्याख्यान सुने और उसमें जो हम मौस लगवाते हैं वो करें, आपका क्या मानना है? मैं मेरी स्ट्रेटजी बताऊं क्या सर? हाँ वो नहीं, आपकी बतानी है, मेरी तो मैं बताता रहता ठीक हूँ। है, तो मेरी तो स्ट्रेटजी ये थी, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ और ऑफिस वर्कर हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, और मैं एक बहुत अच्छी माँ बनने के चक्कर में ये सोचती रहती हूँ कि कहीं मेरा कोई भी व्यवहार या मैं कई बच्चों को समय तो नहीं दे पाती हूँ। ऐसा गृहिणी भी नहीं सोचती जितना मैं सोचती हूँ। और उसी के चलते मैं ऑनलाइन क्लास ली मैंने सर की, और नो डाउट आपसे मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी है, और यदि पढ़ी हैं तो एपी के लिए पढ़ी थी मैंने। विविध धाराएं और दृष्टिकोण सर की आई थी नई नई, और हिंदी मेरी साहित्य विविध सर, कालखंड धाराएं और हाँ, दृष्टिकोण। और किताब नहीं आती और सर कहते, और मैं पीछे मैसेज करती रहती व्हाट्सएप पे, आई क्यों नहीं सर, आई क्यों नहीं सर। और एक हमेशा कहती रहती, ये सोचते कि मैं टेस्ट सीरीज लाऊं, और मैं पहले ही मैसेज करती, सर आपने टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लाई, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लाई। ये सबसे पहली मैं ही थी जो मैं कहती थी। फर्स्ट ग्रेड में भी एक मैंने बात भगवान आपको से बताऊंगा प्रार्थना साथियों, आज पाठशाला का सम्मान समारोह था। ये क्योंकि L1 में कार्यरत है, सुबह क्योंकि बहुत ज्यादा कोई ऐसे इसके परिवार में समस्या हो गई तो ये मेरे को बता नहीं पाई थी मुझे। सुबह मेरे पास करीबन करीबन 7:30 के आसपास संदेश आता है व्हाट्सएप पर। विमला नाम से मैंने नंबर सेव कर रखा था, और मुझे कहती है कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा चयन हो गया, आशीर्वाद दीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, ये इसको ये ध्यान नहीं है कि आज सम्मान समारोह है, और मैंने इसको तुरंत जो है फोन किया, पलट करके मैंने आगे होकर ही फोन किया। मैंने जब तक देखा नहीं था कि ये कौन विमला है, मुझे ध्यान नहीं आया, सही बात यही है। तो जब मैंने इसको कहा, मैंने कहा क्या तुम्हें पता नहीं है? तो बोले सर पता नहीं है। तो मैंने कहा आज सम्मान समारोह है, ये स्कूल में विद्यालय में गई हुई, वहां पर पीएल दी है, सीएल इसके पास थी नहीं, और पीएल दे करके और 7 घंटे का सफर करके कार्यक्रम जब समाप्त हुआ था 3 बजे ये जो है ये मेरे पास आती है। मैं उसके बीच में इसने एक बार मैसेज भेजा तो दोपहर में फ्री था, मैंने ऊपर किया तो फिर समझ आया कि हमारी तो 2-3 साल से कितनी कितनी बातें जो है, ये टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो मुझे लगा कि हाँ इसने पर्याप्त खून पिया है। तब यहां पर जब आई तब समझ में आया कि ये तो ऑफलाइन जो है मेरी कार्यशाला का हिस्सा रही। खैर सुयोग्य है साथियों, और मैं बहुत आशीर्वाद इसको दूंगा कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बने। लेकिन मैं आप लोगों को क्योंकि विमला की बात ज्यादा समझ में आएगी, मैं विमला के जो है वो द्वारा ये आप तक पहुंचाऊंगा कि किस प्रकार हिंदी को तैयार करें। संक्षेप में 2-4 मिनट पूरी बात बता दें। क्या मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि क्या क्योंकि हम कला जेआरएफ भी सुनते हैं, क्योंकि ये जेआरएफ भी हैं, सहायक आचार्य में साक्षात्कार में गई हैं, एक परीक्षा राजपत्रित अधिकारी की उत्तीर्ण कर ली है, बहुत काम की चीज बताएगी, मुझे विश्वास है, सुनिएगा। अपन कहते हैं कि मोबाइल काम का नहीं है, और मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में यदि किसी का योगदान है तो इस मोबाइल मैया सर के ऐप और मैया सर का है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मैंने टेबल पे बैठ के जो चैप्टर पढ़ लिया है, और सबसे पहले जो टफ से टफ है वो पढ़ लिया है, और उसके बाद मैं जब झाड़ू पोछा बर्तन करती या कोई भी घर का काम करती, तब 1.5 या 2.5 जो कम समझ में आता, 1.5 और 2.5 स्पीड में वापस सुनती। तो टेबल पे पढ़ के मैंने पढ़ लिया, और हाथों हाथ ही तीसरे चौथे दिन मैंने उसका रिवीजन कर लिया। और ऐसे मैंने पूरी पढ़ाई की है। मैंने किताबें प्रश्न संचय का और विविध धाराएं कालखंड दृष्टिकोण और काव्य शास्त्र, बस ये 2 पुस्तकें पढ़ी हैं, वो भी एक एक बार। मैं असत्य नहीं कहूंगी, मेरी सारी पढ़ाई फोन पे ही होती है। और बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो, और मैं पूरे समाज परिवार सब पूरा परिवार कहता है कि ये कहीं आती जाती नहीं है, किसी से रखती नहीं है। मुझे किसी से नहीं रखना था। पापा का अब फोन खूब आता, रखिए, अब खूब रखिए। अब तो रख सकते हैं ना, पर उस समय पता था कि हम किसी मुकाम पे नहीं है। जैसे पापा का फोन आता तो बड़े दर्द के मारे क्लास में ऐसे बटन दबाना पड़ता। बच्चे कहते हैं कि अच्छा नाना जी का फोन काट रहे हो, किसी का फोन काट रहे हो। पूरी क्लास खत्म होती, पूरी पढ़ाई करके उसके बाद मतलब मैंने कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, ना आना जाना, ना होली दिवाली, कुछ भी नहीं जब तक हम कुछ प्राप्त ना कर ले। ये मैंने आज से नहीं है, मेरी बचपन से ही मैंने सीखा है। जैसे घर में छोटी भी थी ना, 8th की, 9th में, 10th में, तब भी मैं अकेली ऐसे ही पढ़ती थी। हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि हिंदी क्या होती है। खुद ही घस घस के किताब को 10 बार पढ़ पढ़ के और खुद मतलब इस मुकाम तक पहुंचे। तो विद्यार्थी आपको कौन सी चीज उन चारों जो टॉपिक है काव्य शास्त्र सबसे कठिन लगता है? बेस्ट लगता है। सबसे क्यों लगता और है ऐसा? उसमें भी सबसे बढ़िया पाश्चात्य काव्य शास्त्र। क्यों लगता है? क्योंकि सर ने बहुत ही मतलब आकर्षक और प्रभावी तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से पढ़ाया कि यदि किसी ने एक बार सुन लिया और पढ़ लिया तो शायद अलंकार छंद इनसे प्रेम करे बिना रह नहीं पाएगा। ये अब की बार मैं और ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मुझे हाँ, अब वो की भी बार मैंने क्लास से ली है। हाँ लिए कि अभी लिए अभी जो जो अलंकार का बड़ा बड़ा वो बड़े स्तर पर आपने पढ़ाया, उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे इस बार। चलिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप आगे बढ़ती हाँ। रहेंगी। अच्छा साहित्य में तथ्यों को कैसे याद करें? हाँ, जैसे हाँ आपने ये बात सही कही। मैंने ऑनलाइन आपने क्लास ले ली, एक पढ़ने का मैं प्रोसेस बताऊंगी सभी उन लड़कियों को, लड़कों को, सभी को, पर विशेषकर उन गृहणियों को, उन बच्चियों को जो कि ससुराल में भी है, जॉब भी करती है, गृहिणी भी है, बच्चे संभालती है, सब कुछ करती है। कहते हैं देवी के 10 हाथ होते हैं, तो होते हैं, ये सच्चाई है।
और ये मैं भी करती हूँ। तो देखो मैं आपके सामने हूँ, मैं निम्न से निम्नतर स्तर से आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं एक दिन मैंने सोचा था कि कोई मेरी बात सुनेगा और मुझे ऐसा मंच मिलेगा, और आज मेरी बात प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप सबसे पहले क्या करें, यदि कोई व्यक्ति अ से अनार भी नहीं आता है, पर उसको जीरो से यदि मैया सर को लेके बैठ जाए ऑनलाइन, आपको मैं तो कहूँ किताबें ही मत खोलो, एक बार ऑनलाइन क्लास ले लो आप, और अच्छे से आपने यदि उनको सुन भी लिया है तो एग्जाम पेपर में हॉल में वो स्वर आपके जो सर ने बोले थे वो मेरी कानों में गूंजते थे, और इतने नहीं इसका आंसर दिल कहता ये, सर की आवाज गूंजती ये, और फिर वो आंसर होता। और ये हकीकत है। आप जैसे यहाँ पर भी मैं 3-4 जनों से मिली, तो जीवन की ये सच्चाई है। इसके अलावा आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस पूरा की पूरा आप कवर कर लो, और उसके बाद जो की पॉइंट्स है कि अच्छा ये टफ है और इसमें फैक्ट है, वो फैक्ट आप लिख डालो। जैसे कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, कंफर्म है, आपको भी पढ़ने वाले को सब पता होता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, और सर भी अंडरलाइन लगवाते हैं। तो आप वो फैक्ट क्लियर कर लीजिए, और टफ पोर्शन को आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। एन वक्त का हमें इंतजार नहीं करना है कि जब आएगा तब हम करेंगे। एग्जाम से 2 महीने पहले, या मैं तो कहूँ 6 महीने पहले हमारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। यदि हमें कंफर्म 101% रिजल्ट चाहिए तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की, जब वैकेंसी आती है उसके बाद में जो फॉर्म भर जाते हैं उसके बाद में तैयारी करते हैं। उसके बाद में तैयारी नहीं होती है। यदि आपको कुछ बनना है जिसके लिए आप फॉर्म भरने के साथ ही, फॉर्म भरने से पहले भी, जैसे डेट भी नहीं आई है, आरपीएससी ने किसी ने फॉर्म नहीं निकाला है, उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे बीएड किस लिए की है आपने, तो बीएड के साथ तैयारी आप शुरू कर दीजिए आप। और यदि आपको एपी बनना है, जेआरएफ है, तो आप जब से आपने सोचा है तभी से शुरू करें। और यदि किसी ने फॉर्म डालने से पहले तैयारी शुरू कर दी है तो नो डाउट उसका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि है ना, जो ईश्वर होता है ना, वो परीक्षा जरूर लेता है। ये परीक्षा आरपीएससी नहीं लेती है हमारी, एक परीक्षा ऊपर वाला लेने बैठा है। जैसे ही हम पेपर देने जाएंगे वो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी घटित करेगा जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे, और वो परीक्षा हमारे जज्बे की, हमारे साहस की, हमारे हिम्मत की ईश्वर लेता है कि इसको देते हैं और ये इससे निकल पाता है तो ही परीक्षा में पास होगा। अच्छा, जब तुम उदास होती थी, निराश होती थी, जब चारों ओर अंधेरा अंधेरा नजर आता था, तो किससे प्रेरणा लेती थी? मेरी बच्चे ही मेरी प्रेरणा थे कि मुझे उनको कुछ अच्छी शिक्षा देनी है, आगे बढ़ाना है। मैं सब कुछ मेरे बच्चों का मैं देखती हूँ, तो इसीलिए कि मुझे घर भी लेना था, मैं किराए के घर में रहती थी। फिर मुझे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, एजुकेशन पे पूरा मैं मतलब एफर्ट्स लगाती हूँ बच्चों के। तो जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मेरी नौकरी थी, तो मैं क्यों कर रही थी? मैं इसीलिए तो कर रही थी। वो छोटे छोटे बच्चे कहते लाइब्रेरी से आई नहीं मम्मा, अभी तक आई नहीं मम्मा, मम्मा अभी तक आई नहीं। और बच्चे कहते मम्मा आप चिंता मत करो, आपका जरूर होगा। एपी का जब रिजल्ट आया था मैं रो रही थी, तो मेरी बेटी ने बोला आप चिंता मत करो, आपका जरूर होगा, आप मन से पढ़ाई करो। क्योंकि मैं चिंता करती हूँ बच्चों की। तो बच्चे बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ोगे। मतलब बच्चे इतने sensitive होते हैं। सौभाग्यशालिनी है, आज के युग में ऐसे बच्चे भी हैं। हाँ आपके संस्कार हैं, निश्चय ही आपके परिवार के संस्कार हैं। अभी तुम्ही ने मुझे कहा था ना, आज मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ, दिमाग हाँ सुबह से बैठा हूँ, हाँ कि मैं जब लाइब्रेरी में होती थी या परीक्षा देती थी तो पापा खाना लेके आते थे। पापा। हाँ, और एक्चुअल में पापा मेरा टिफिन पहुंचाने आते थे जब मैं आरएस की तैयारी कर रही थी। तो हस्बैंड वगैरह सब थे घर में, पर मेरे पापा जो बुढ़े थे और काम करते करते खुद का, और हम चारों के टिफिन पहुंचाते, एक का नहीं 4 का, कि मेरी बेटी के मेंस का एग्जाम है। और उसके बाद जब मैंने घर ले लिया तो मैंने लोन वोन लिया था, उसके कारण आर्थिक तंगी थी। उसके बावजूद फर्स्ट पेपर यदि मेरा निकला है, तो मैं लड़कियों से ये भी कहना चाहूंगी और पेरेंट्स से भी कि आप अपनी बच्ची का पूरा सहयोग करें। क्योंकि जब वो खुद कमाने लग जाएगी ना तो कोई चिंता मैंने खाना बनाने वाली रखी थी, आप सोचेंगे। और किसी ने कहा भी था कि क्या खाना भी नहीं बनता तेरे से, पर मुझे पता था ना कि मुझे किस लक्ष्य की ओर जाना है। मुझे सिर्फ 35 दिन में पढ़कर और शाम का खाना वो बनाती। और अच्छा, ये से पहुंची। मैं जो है ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। हाँ तो जब छोटा था तब तो गांव ढाणी में थे, तो वहां कोई ऐसे हम समझते नहीं थे कि ताना क्या होता है। वहां तो हर कोई मारता था हमें, तो हमें कोई पता नहीं चलता था कि ये अच्छा है बुरा है। हाँ फिर उसके बाद में जब बाहर निकले तो इतनी मेहनत करी, फिर तुरंत कुछ काम करने लग गए, तो जीवन में किसी की धौंस ऊपर नहीं रही। आज जो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो लड़कियों के सामने विशेष करके ही आता है, घर वाले कहते हैं शादी कर दो, बुआ जी कहती है कि हम तो जाने वाले हैं, आप हमें आम आंखों से देखना चाहते हैं। ऐसे में मैं बहुत सारे, ये आज के समाज की बात कर रहा हूँ और सार्वजनिक कर रहा हूँ, इसमें इस मंच पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दायित्व बनता है, मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ तो बहुत सारी लड़कियां रोती हैं कि हमने हमारे पिता से संबंध तोड़ लिया, हमारे परिवार से संबंध तोड़ लिया। ऐसे में क्या क्या आपके पास कोई ऐसी मतलब कुछ राय है उनके लिए, वो संतोषजनक राय है कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनके सामने ऐसे संकट आ रहे हैं कि ताने मार रहे हैं, हाँ, जिनके सामने यही ये है तो कि मैं आपके शादियां। सामने उदाहरण हूँ, तानों का ही उदाहरण हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ये तानों का मूर्तिमान रूप जो है वो ये आपके देखो, सामने है। तानों का मूर्तिमान। और ये एक ताना नहीं है, मेरे जीवन में सुबह से शाम तक मुझे कितने ही ताने पड़ते हैं, और मैं कितने ही तानों के लड़कर हंसती हूँ। और दुनिया यही, मेरे 60 का स्टाफ है, एक और लेकिन कहना तुम्हारे चाहूंगी। चेहरे पे दिखता नहीं है वो। हाँ, 60 के स्टाफ में
सभी रिच एंड रिच है और सबसे नॉर्मल मैं हूँ, और सभी कहते हैं विमला ऐसा क्या खाती, ऐसा क्या है तेरी लाइफ में कि तू हमेशा हंसती रहती है और ऊर्जावान है, चमक कहाँ से लाती है? मैंने कहा ये ठोकरों से आती है, ठोकरों बादाम से भी खाने से चमक नहीं आती है, आती, ठोकरों से भी ठोकरों से चमक आती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, आप जो आगे भावी प्रतियोगी हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी संक्षेप में? मैं सभी को कहना चाहूंगी कि पढ़ाई करने का दिखावा ना करें, ये आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस माता पिता ने आपको रात दिन वो मेहनत करके आपको पढ़ने भेजते हैं, चाहे लाइब्रेरी भेजे या कहीं भेजे, पर संसाधन खर्च होते हैं, पर हम और एक दिन ऐसा बने, बस ये ठान ले कि हमारे नाम से हमारे माता पिता को पहचाना जाए, बस मैंने ये ठाना था। आप भी यदि ये ठान लेंगे हर पल आपके माता पिता का चेहरा, और एक मैंने स्वप्न देखा था, खुली आंखों से देखिए आप, कि ढोल नगाड़े बजाते हुए मेरे पापा ने कहा था कि मेरी बेटी जब प्रोफेसर बनेगी, मतलब फर्स्ट ग्रेड या प्रोफेसर जो भी बनेगी, तब ढोल नगाड़े से मैं उसका स्वागत करूंगा। तो ये चित्र देखें आप, सपने बुने और उसका चित्र लाइव देखें उठते बैठते, कि देखो मेरे पापा नाच रहे हैं, मेरी मम्मी खुश हो रही है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्या यूट्यूब पे जा रहे हैं आप मोटिवेशन के लिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खूब पढ़ें। आपको यदि किताबों से, हाँ जरूरी नहीं कि हर कोई किताबों से पढ़ता है सर, आज का ये, यदि किसी को लगता है कि मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, जैसे मेरी लाइफ में बहुत वो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं ऑनलाइन में सहज रहती हूँ, तो मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन से की है। आप भी चाहें तो किताबों की मतलब किताबों का सहयोग लेके ऑनलाइन स्टडी करके भी आप प्रोफेसर क्या, आरएस क्या, सब कुछ बन सकते हैं बिना समय व्यर्थ किए, क्योंकि हम कहीं आते जाते हैं तो समय व्यर्थ होता है। आज सब कुछ ऑनलाइन क्यों निकल रहे हैं? काफी बच्चे हैं जो ऑनलाइन से निकल रहे हैं। अच्छा, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसको श्रेयस्कर मानती हैं? आपके अनुसार तो ऑनलाइन है। यदि बच्चा डिसिप्लिन में है तो ऑनलाइन बेस्ट है, और यदि लगता है कि नहीं मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगा और मेरे में रेगुलेशन नहीं है, तो उसको बेशक ऑफलाइन ज्वाइन करना ही चाहिए। अच्छा विमला, एक गुरु शिष्य को छोड़ दें, मैं एक छोटी बहन से एक प्रश्न कर रहा हूँ, यूं मान लो कि बिल्कुल बेबाक होके बताइएगा। हाँ। तुम मुझसे बहुत लंबे समय से पढ़ रही हो, प्रोफेसर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जहां पर सैकड़ों बच्चे ही होते हैं, केवल ज्यादा भी नहीं होते हैं, 100 150 200 होते हैं। तो मुझे ये बताएंगे आपकी जो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे साहित्य हो, व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, गद्य पद्य रचनाएं हो, मुझे किसमें सुधार करना चाहिए? हम्म, सुधार की आप यदि बात कर रहे हैं तो मेरा एक ही प्रश्न होगा, जो हमेशा मैं भगवान से प्रे करती हूँ, वो आज आपसे कर रही हूँ, कि जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड की जब मैंने तैयारी चालू की थी तो मैं बहुत चिंतित थी, 100% मैं बहुत चिंतित थी, और आपको कॉल भी पर्सनल किए थे कि सर टेस्ट सीरीज चालू कर दो, और आप कहते थे बेटा नहीं 1 महीने पहले। मैं कहती हूँ कि जब 4 महीने पहले चालू करो, आप 2 महीने में बच्चा सुधार करेगा और पिछले लास्ट 2 महीने में वो अपना 100% देगा और फाइनलाइज तक आ जाएगा। मतलब आपने मेरा पहले से टेस्ट पहले सीरीज, शुरू करें। हाँ मैंने जैसे आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मेरे को 150 में से लगता है कि 148 आते हैं, मैं 148 कर देती हूँ। फिर जब आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और मेरे मार्क्स नेगेटिव जाने लगे, तब मुझे मेरे 5 टेस्ट में मैंने अपनी खामियां घर पे ही निकाल ली। टेस्ट दे दिया जोधपुर में आपने लगाया था, और खूब मैंने आपको परेशान किया इसके लिए। पता नहीं मुझे। हाँ मेरे कहने पे ही आपने चालू किया था, फिर मैं रोज मैसेज डालती रहती थी कि हाँ चला रहे हैं, चालू कर रहे हैं। उसके बाद मेरे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आया, मुझे पता चल गया ना मेरी गलतियाँ क्या है। तो उन 5 टेस्ट सीरीज के बाद, टेस्ट सीरीज का बहुत 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 रोल है। जैसे पीवाई क्विज, और आप टेस्ट सीरीज दे लो और ऑनलाइन कोर्स की पढ़ाई कर लो। मैं कह रही हूँ आपको 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, आरएस जो निकालना आप निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, आप सुन रहे थे, ये थे विमला, ये थी विमला, और मैं समझता हूं कि इसने आपको प्रेरित किया। ये जीवन में यूं ही आगे सदैव बढ़ती रहे, अरे बेटा पेट मत छू, सदैव यूं ही आगे बढ़ती रहे और हिंदी माँ की सेवा करे। और हम भौतिक वैभव से धनवान, उन्नत और नहीं, अवनत नहीं होते हैं। हिम्मत से। बौद्धिक वैभव तुम्हारा सदैव जो है बना रहे। ये मुकुट हमने आपको सजाया है, इस मुकुट की भी लाज हमेशा रखनी है और हिंदी माँ की सेवा करनी है। जो कुछ आपने अभाव जीवन में देखे हैं, वो अभाव आपको कहीं भी दिखते हैं, उसकी तो जरूर से मदद कीजिएगा। जीवन के वो राही जिन्होंने इस यात्रा में आपको कष्ट दिए हैं, उनको भी आज भूल करके जाना यहाँ पर। नहीं, सबको हाँ, भूल उनको के जाऊंगी। सबको भूल के आपके पास, जाइएगा, है ना। भूल के नहीं जाना है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मेरे प्रेरणा के स्रोत निंदक बने। नीरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे, जो है बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबाए। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है, मैं ये चाहूंगा कि आप उसको छोड़ के जाइएगा। आप बहुत तार्किक बात करती हैं और जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनको आगे बढ़ के हमेशा सहयोग करें। साथियों, मिलते हैं फिर किसी एक नए शख्स के साथ, किसी ऐसी कहानी के साथ जो निश्चय ही आपके कान सुन करके भी उनको विश्वास नहीं होगा। ये श्रृंखला चलती रहेगी, ये आगाज की शुरुआत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। नमस्ते, धन्यवाद।